हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चाणक्य बैच। लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाले हैं हम ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ये कोर्स एमपीपीएससी में जो अभी पोस्ट आई है डिप्टी डायरेक्टर प्रिंसिपल ग्रेड 1, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रिंसिपल ग्रेड 2 के लिए है। तो इस लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये मॉड्यूल 2 को कवर करेगा और लेक्चर है 3 हमारा। थोड़ा आगे हम जान लेते हैं इस कोर्स के बारे में। ये एमपीपीएससी प्रिंसिपल क्लास 1, डिप्टी डायरेक्टर प्रिंसिपल क्लास 2, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल एग्जाम 2023 के लिए है। इस कोर्स में हम तीनों ही जो पोर्शंस हैं आपके, एक एमपीजीके की बात हो गई हो या फिर आपका ये वोकेशनल की बात हो गई हो। वोकेशनल आपके यहाँ पे ये मॉड्यूल्स हैं 140 आवर्स में हम कवर करवाएंगे आपको एमपीजीके, और करीब करीब 200 आवर्स में आपको कवर कराएंगे हम वोकेशनल एजुकेशन एंड रेस्ट और द जनरल इंजीनियरिंग कोर्सेज। अपने फीचर्स की बात करें, हम सारे सब्जेक्ट्स से सेक्शन ए की बात हो या सेक्शन बी की बात हो, सबके वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या डिफरेंट एमसीक्यूज आपको हम डिस्कस करेंगे, नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, प्रैक्टिस सेट, और अगर वैलिडिटी की बात करेंगे तो 2 इयर्स की वैलिडिटी है। ये फीस आप नीचे देख सकते हैं। और जब हम बात करें अपने फैकल्टी मेंबर्स की, तो हमारे पास इंडिया के टॉप फैकल्टी मेंबर्स हैं। अब आगे हम बात करेंगे लेक्चर 3 की, और उससे पहले मैं अपने बारे में बताऊं तो अगर आज ज़्यादा डिटेल में जानना है, माई सेल्फ जीके चौधरी, टीएस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है मुझे, 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग कॉलेज, और करंटली मैं प्रिंसिपल हूँ एक गवर्नमेंट आईटीआई में। तो मैं सिस्टम का पार्ट हूँ, तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ। इतना आसान नहीं होगा किसी और के लिए इस सब्जेक्ट को पढ़ाना, आउट ऑफ अगर सिस्टम से अलग का कोई होगा तो इसीलिए मैं आपके लिए ये कोर्स डिजाइन करके खुद से लाया हूँ, जिससे आपके लिए आसान हो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को फिनिश करना, एग्ज़ाम के लिए सही से प्रिपेयर करना। और कुछ चीज़ों को आगे हम डिस्कस करते हैं। अबाउट जॉब, तो जॉब के बारे में आपसे से सब जानते ही हैं कि एमपीपीएससी के थ्रू जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आप 4 टाइप्स ऑफ पोस्ट देख सकते हैं: डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल ग्रेड 1, प्रिंसिपल ग्रेड 2। तो बहुत ज़्यादा जॉब के बारे में मैंने लेक्चर 1 में ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है। यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ प्रिंसिपल, इसको भी हमने डिटेल में लेक्चर 1 में, हम ऑलरेडी मॉड्यूल 1 के लेक्चर 1 में कवर कर चुके हैं। आप डिटेल में वहाँ जाके देख सकते हैं। कोर्स कंटेंट की अगर हम बात करें, ये भी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कि हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं पूरे 8 मॉड्यूल्स में। पूरे जो सिलेबस जो एमपीपीएससी की साइट पे है, उस स्पेशली वोकेशनल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट का जो सिलेबस हमारे पास है, उसको हमने 8 मॉड्यूल में कन्वर्ट किया है इजीली, जिससे आप उसको समझ सकें, एक सीक्वेंस, एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में क्रिएट हो सके। सिलेबस जो उन्होंने दिया है वो थोड़ा अरेंज नहीं है, हमने अपने अकॉर्डिंग जो आपको ज़्यादा इजी गोइंग लगे इसके अकॉर्डिंग हमने उसको अरेंज किया है। हमने 8 मॉड्यूल्स में अरेंज किया है, और मॉड्यूल 1 हम थोड़ा छोटा मॉड्यूल था हमारा वो, क्योंकि हमने सारे जो मॉड्यूल्स हैं या फिर जो भी हमारा ऑलरेडी स्ट्रक्चर है जो ये वोकेशनल एजुकेशन को, चाहे वो सेंटर पे बात हो चाहे वो स्टेट पे बात हो, कि किस तरह से चल रहा है, वो सारा हमने स्कीम्स जो भी हैं इन सब के बारे में हमने जाना, इंट्रोडक्शन सब के बारे में हमने जाना, जिससे आगे हमें एक स्ट्रक्चर, एक फ्लो बन पाए। तो हमने मॉड्यूल 1 में कवर किया इंट्रोडक्शन टू वोकेशनल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जिन लोगों ने मॉड्यूल 1 कवर नहीं किया है वो पहले मॉड्यूल 1 कवर करें। आगे आने वाले मॉड्यूल्स इस मॉड्यूल 1 पे डिपेंड रहेंगे, क्योंकि वहाँ से आपका बेस बनेगा और आगे फिर आपके लिए इजी होगा अगले मॉड्यूल्स को समझना। आज हम मॉड्यूल और सेकेंड लेक्चर में हमने मॉड्यूल 1 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो हमने सॉल्व किए। आप उसको भी सर्च करके आप गो थ्रू हो सकते हैं। हम मॉड्यूल 2 की बात करेंगे आज, और मॉड्यूल 2 में हम आप क्या देखने वाले हैं,
वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। इसमें हम इसके ओवरव्यू की बात करेंगे। एवरीथिंग विल टॉक अबाउट वोकेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड विल गो इनटू डीप इन डिटेल। तो स्टार्ट करते हैं अपना मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें देख रहे हैं मॉड्यूल 2 वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। सबसे पहले हम ओवरव्यू की बात करेंगे, फिर इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन और जो जनरल एजुकेशन है, एकेडमिक एजुकेशन है, दोनों में एक रिलेशन है, दोनों एक तरह से इंटर डिपेंडेंट हैं और एक के बाद एक हम कम से कम कुछ मिनिमम फॉर्मल एजुकेशन गेट करने के लिए कुछ मिनिमम स्कूल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो हम देखेंगे कि जब तक स्कूल एजुकेशन कैसे कैसे हमारे यहाँ इवोल्व हुआ है फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस टू पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड करंट सिनेरियो एज वेल। तो ये सारी चीज़ें हम एजुकेशन सिस्टम अपने यहाँ देखेंगे। फिर हम बात करेंगे आगे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है एजुकेशन को लेके, इसके बारे में हम बात करेंगे। आगे हम देखेंगे इवोल्यूशन हम दोनों की बातें करेंगे। हम पहले एजुकेशन के इवोल्यूशन की बात करेंगे। स्पेशली एजुकेशन इज नॉट अ न्यू टर्म, ये आपके एंशियंट टाइम से हमारे यहाँ हम बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि एजुकेशन होती रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी हो, तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो, या उससे पहले भी हमारा वैदिक काल की बात करें, बहुत सारे ऐसे हमारे पास आज के टाइम पे प्रूफ हैं कि एजुकेशन हमारे यहाँ एंशियंट टाइम में भी बहुत अच्छे से डेवलप्ड थी। तो बट हम एंशियंट टाइम को बहुत डिटेल में न जाते हुए हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे और उसमें हम इवोल्यूशन देखेंगे कि मॉडर्न एजुकेशन हमारा प्री इंडिपेंडेंस में कैसे इवोल्व हुआ, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या चीज़ें आई, फिर करंट में क्या है। सिमिलरली हम ये चीज़ें हम वोकेशनल एजुकेशन के बारे में भी जानेंगे कि प्री इंडिपेंडेंस में ये चीज़ें स्टार्ट कैसे हुई, पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई और आज के टाइम पे करंट सिनेरियो क्या चल रहा है इसका। वोकेशनल एजुकेशन को डिटेल में जाने से पहले हमें एजुकेशन को, अपने एजुकेशन सिस्टम को समझना होगा, तो उसको भी हम जानेंगे। और फिर एट लास्ट विल गो इनटू डीप इन डिटेल ऑफ स्कोप, नीड एंड चैलेंजेस इन स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो आप क्योंकि सिस्टम में इसी स्किल डेवलपमेंट वाले डिपार्टमेंट में आना चाह रहे हैं तो आपको इसके ए से लेके जेड तक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स, गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है, इसको इतना लार्ज स्केल पे इसको रिक्रूटमेंट हो रहा है तो एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है आपसे वो क्या चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हम आप डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू, हम इस लेक्चर के थ्रू हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 2। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन ओवरव्यू। वोकेशनल एजुकेशन ओवरव्यू के बारे में जानने से पहले जिन लोगों ने लेक्चर 1 मॉड्यूल 1 पढ़ा है तो उसके लिए वोकेशनल एजुकेशन का एक्चुअल मतलब समझ आया होगा। अगर कोई फिर भी न्यू है तो मैं थोड़ा वोकेशनल एजुकेशन के बारे में आपको बताऊं कि हमने वोकेशनल एजुकेशन को कैसे समझा। हमने उससे पहले एजुकेशन को समझा। हमने कहा एजुकेशन, अगर हम बात करें तो हमने बोला कि एजुकेशन है हमारी, और उसके बेसिकली हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन को हमने वो बोला जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज से मिलती है, उसको हम फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, और जो हमें अपने फ्रेंड, सोसाइटी, इन्वायरमेंट, आस पड़ोस से मिलती है उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। फॉर्मल एजुकेशन को हमने फर्दर डिवाइड किया था जिसमें बोला गया कि एक होती है आपकी एकेडमिक एजुकेशन और एक होती है आपकी वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन और एकेडमिक एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन जो आपने स्कूलिंग करी, जो आपने फिर हो सकता है आज आप बीटेक ग्रेजुएट हैं, कुछ एमटेक भी हो सकते हैं, पीएचडी भी हो सकते हैं, तो ये जो सिस्टम आपने फॉलो किया है ये एकेडमिक एजुकेशन की बात करता है। और जब वोकेशनल एजुकेशन की बात करें, जब आप अपने घर में हैं और आपको सपोज कुछ इलेक्ट्रिकल का काम, आपके यहाँ मेंटेनेंस का कुछ काम है, तो आप इलेक्ट्रिशियन को कॉल करते हैं। तो वो इलेक्ट्रिशियन जो आया होगा आपके यहाँ, या तो वो एक फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू आया होगा, प्रॉपर आईटीआई करके आया होगा, कोई सर्टिफिकेशन स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करके आया होगा, या फिर वो इनफॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू भी आ सकता है कि कहीं पे उसने डायरेक्ट ट्रेनिंग ले ली, एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले ली, अप्रेंटिस
वाली ट्रेनिंग ले ली और वो आपके यहाँ वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो वोकेशनल मीन्स, अब आप समझ सकते हैं जब एकेडमिक एजुकेशन की जब मैं बात कर रहा हूं तो एकेडमिक एजुकेशन वो एजुकेशन हो गई जिसको हायर एजुकेशन के लिए यूजफुल हो रही है। बट जब वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहा हूं तो अब जो बच्चा आपके यहाँ इलेक्ट्रीशियन आया है उसका काम क्या होगा, आपके यहाँ थोड़ा काम रहा, आधा घंटे का 15 मिनट का इलेक्ट्रीशियन का काम रहा, आपको उसने 500 रुपीज चार्ज किए, आपका काम कर दिया। तो ऐसे ही करके अगर 2-4 घरों में चला गया वो, तो उसको 1000 या 1500 तक वो अर्न कर सकता है। तो इससे उसकी लाइवलीहुड अच्छी चलेगी। तो मीन्स अगर आपको लाइवलीहुड की बात करोगे, रोजी रोटी की बात करो, तो वोकेशनल एजुकेशन की बात करोगे। एकेडमिक एजुकेशन इज काइंड ऑफ, आपको हायर एजुकेशन की बात हो तो आप एकेडमिक एजुकेशन की बात करते हो। तो वोकेशनल एजुकेशन के आगे हमने कई सारे उसके कंपोनेंट भी देखे थे, एलिमेंट्स भी देखे थे कि आपको नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड की बात हुई थी। तो नॉलेज मतलब व्हाट वी नो, जो हम जानते हैं। स्किल मीन्स उसको अप्लाई करना कि उस नॉलेज के बेसिस पे आपने क्या किया। और एटीट्यूड मीन्स उस सीखने की वो आर्ट, वो लर्न करने की वो भूख। जब तक वो नहीं होगी आप नॉलेज स्किल में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें हमने वहाँ डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में देखी। आज हम देख रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन ओवरव्यू। तो वोकेशनल एजुकेशन को नेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन वोकेशनलाइजेशन, उनके चेयरमैन थे कुलंदर स्वामी। ये करीब 1980s में ये ग्रुप बना, नेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर कुलंदाई स्वामी। 1980s में, इसको हम डिटेल में जानेंगे इसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी और क्या क्या एनालिसिस करी। तो इसने वोकेशनल एजुकेशन को कुछ डिफाइन किया है। इन्होंने बोला है वोकेशनल एजुकेशन कवर्स एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एट ऑल लेवल्स बोथ थ्रू फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल प्रोग्राम्स। अब जैसे अभी मैंने आपको डिस्कस किया, वो इलेक्ट्रीशियन आपके यहाँ आया है कि वो प्रॉपर ITI करके आया है या नॉन फॉर्मल प्रोग्राम्स, मींस कहीं किसी इलेक्ट्रीशियन के शॉप पे सीख गया है, किसी ऑलरेडी एक इलेक्ट्रीशियन बंदे से सीख गया है। तो इस तरह की जितनी भी, ये वोकेशनल एजुकेशन के अंडर में आता। नॉन फॉर्मल अगर वोकेशनल करके आ रहा है बंदा तो ये काइंड ऑफ उसके अंदर वो स्किल डेवलप हो गई, और वो स्किल डेवलप हो गई उससे वो अर्निंग कर रहा है, तो लाइवलीहुड जनरेट हो रही है। तो इन्होंने क्या किया है कि फॉर्मल और नॉन फॉर्मल जितने भी प्रोग्राम्स हैं सबको इंक्लूड कर लिया है वोकेशनल एजुकेशन। तो ये एक डेफिनेशन है जो किसने दी है, नेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो करीब 1980s में दिया था, और उसके जो चेयरमैन थे प्रोफेसर कुलंद स्वामी। तो ये अपने आप में अभी क्वेश्चंस कहीं अलग से नहीं बनेंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। द नेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन द वोकेशनलाइजेशन ऑन एजुकेशन, who was the chairman of that particular group। तो कौन थे, प्रोफेसर कुलंद स्वामी। कब स्टेब्लिश हुआ, ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे हम जानते हैं, देखिए वोकेशनल एजुकेशन कोई आज का कोई नया टर्म नहीं है, कोई मॉडर्न टर्म नहीं है। ये चीज़ें एंशिएंट टाइम से चली आ रही हैं। इसको समझने के लिए कैसे चली आ रही हैं, इसको हम, जिन लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री की बात पढ़ी होगी, एंशिएंट हिस्ट्री बात पढ़ी होगी, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं जो स्टोन एज स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपका मोहनजोदारो, हड़प्पा कल्चर आता है। तो हड़प्पा में आपने देखा होगा बहुत सारे इंडस्ट्री सेंटर्स चल रहे थे। तो इंडस्ट्रीज, कहीं पे वो मोती बनते थे, कहीं पे कुछ पर्टिकुलर व्हील बन रहे हैं, कहीं कुछ डिफरेंट जो वहाँ पे उस टाइम पे वेपन यूज करते थे, और जो फैशन वगैरह के लिए जो उस टाइम पे मैन और वुमेन जो फैशन करते थे उसके लिए डिफरेंट जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। एक चाहनुदारो करके एक साइट है, वहाँ पे पाए गए हैं उसके साक्ष्य। मोहनजोदारो में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पाई गई हैं, और कालीबंगम में ऐसी चीज़ें पाई गई। इसका मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेंटर्स थे। वो हड़प्पन जो कल्चर है हमारा, टोटल सिटी बेस्ड कल्चर था। तो वहाँ पे उन सिटीज़ में इंडस्ट्रियल सेंटर्स थे। और तो जाहिर सी बात है, जब इंडस्ट्रियल सेंटर्स रहे होंगे तो उनके यहाँ ट्रेनिंग भी हुई होगी, उनके यहाँ प्रॉपर उनको ट्रेनिंग इम्पार्ट करी गई होगी। और ट्रेनिंग इम्पार्ट करना मीन्स वो वोकेशनल एजुकेशन वहाँ भी रही होगी। बिना वोकेशनल एजुकेशन के वो ट्रेनिंग या फिर वो पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है वो रन ही नहीं कर सकती थी। तो वोकेशनल, अगर यहाँ पे हम देखें वोकेशनल एजुकेशन
of an informal nature dates back to इनफॉर्मल नेचर मीन्स प्रॉपर ऐसे सिस्टम नहीं था जैसे कि कोई आईटीआई सर्टिफिकेट थोड़ी ना मिलता होगा, बस चीज़ें समझा दी। अब आपने देखा होगा कि ब्रॉन्ज स्टैचू बनाते थे वो, तो धोला डिफरेंट डिफरेंट जो एक टेक्निक्स होती थी उनके थ्रू आप ब्रॉन्ज के स्टैचू बनाते थे। तो वो जो पॉसिबल हो पाई थी चीज़ें, वो कैसे पॉसिबल हो पाई थी? क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन थी, बट कैसी थी? इनफॉर्मल नेचर थी, एक दूसरे को इम्पार्ट कर रहे थे विदाउट प्रॉपर सर्टिफिकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। डेट्स बैक टू द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, करीब ये उसी हड़प्पन कल्चर की बात हो रही है, मोहनजोदारो, हड़प्पा, वो वाले टाइम की बात हो रही है। इवन स्टोन एज में भी वो डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स बना रहे थे, स्टोन को मोल्ड करके बना रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं एक एजुकेशन इम्पार्ट हो ही रही थी, तो वोकेशनल एजुकेशन ही इम्पार्ट कर रहे थे उस टाइम पे। तो क्राफ्ट पर्सन इन द मेटल, स्टोन, वुड, क्लोथ, लेदर used to train and impart vocational skills and knowledge to their apprentices. Apprentices मतलब जो बंदा उनके अंडर में काम कर रहा था, जिसको आप ट्रेनी बोल सकते हैं, और ट्रेनर वो जो सिखा रहा था। तो ये चीज़ें मटेरियल्स पे काम हुआ, क्राफ्ट्समैन सॉरी मेटल्स का यूज करते थे, स्टोन का, वुड का, क्लोथ का, लेदर का, इन सब का यूज किया उन्होंने। अगर हम अर्लियर सिविलाइजेशन, अगर मैं हड़प्पा की ही बात करूं, तो उस टाइम पे भी वोकेशनल एजुकेशन थी हमारे यहाँ। आगे हम देखें, द एज ओल्ड प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग नॉलेज एंड स्किल्स underlying various occupations from person to person may be regarded as a forerunner of the present concept of vocational education training. Means ये age old जो पहले सिस्टम चल रहा था, ये आज का नया नहीं है। जो vocational education जो हम आज बात कर रहे हैं, it's not a new, ये बहुत very old process है, जो एक्चुअली जो भी इंफॉर्मेशन रही है वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो ट्रांसफर होती रही है, नॉलेज स्किल। अब जैसे अगर हम मैं वैदिक कल्चर की बात करूं, तो वैदिक कल्चर में राइटिंग के वो नहीं मिलते हैं, प्रूफ नहीं मिलते हैं, बट फिर भी सुन सुना के चीज़ें बढ़ी आगे, वेद तक लिख गए, इतने इतने बड़े वेद लिख गए। तो कुछ स्किल तो थी उस टाइम पे, बहुत सारे। आप आज के टाइम पे जब हम पढ़ते हैं, हम उन चीज़ों को देखते हैं, महाभारत देखें या रामायण देखें, तो अब कहते हैं, जैसे रामायण की बात करते हैं कि रावण के पास पुष्पक विमान था। तो अगर पुष्पक विमान था तो कोई स्किल के थ्रू ही तो वो डेवलप किया गया होगा। तो मीन्स ये सारी चीजें थी। अब अगर हम महाभारत की बात करते हैं, तो वहाँ पे ब्रह्मास्त्र, ऑल दीज थिंग्स जो आज के टाइम पे हम उनको रिलेट करते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब से रिलेट करते हैं, तो उस टाइम पे स्किल और वोकेशनल एजुकेशन प्रॉपरली डेवलप थी। तो और वो सुन सुना के इधर से उधर चीज़ें जितनी हो पाई ट्रेडिशनली पहुंची हैं, या फिर कहते हैं कि हमारे वेदास में बहुत डीपली ये चीज़ें रिटेन है, हम उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं उनकी बातों को कहे हुए। द एज ओल्ड प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग knowledge and skill underlying various occupations from person to person may regarded as a forerunner of the present concept of vocational education and training. मीन्स आज की ये बातें नहीं है, इससे पहले जो चीज़ें हुई हैं उन्हीं से ये आगे बढ़ी हैं। तो वोकेशनल एजुकेशन में हमने अभी क्या देखा कि हमने पहले वो जाना कि जो लेक्चर 1 में वोकेशनल एजुकेशन को हम क्या कह रहे थे, क्या मतलब था, और अभी हमने ये देखा कि वोकेशनल एजुकेशन की एक डेफिनेशन जो नेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन वोकेशनलाइजेशन जो 1980s में करीब इस्टेब्लिश हुआ है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर कुलंदन स्वामी, उन्होंने एक डेफिनेशन दी। फिर उसके बाद हमने देखा वोकेशनल एजुकेशन कुछ नया नहीं है, ये एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। अगर हमें अर्लियर सिविलाइजेशन की बात करूँ, जो हड़प्पा हम बोलते हैं, उस टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पाई गई हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स पाए गए हैं, वहाँ भी उस टाइम पे भी वोकेशनल एजुकेशन इनफॉर्मल वे में इम्पार्ट होती रही। फिर आगे हम देखें कि वैदिक की बात करें या बुद्धा पीरियड की बात करें, तो ये चीज़ें हुई हैं कि नॉलेज और स्किल एक से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हुई हैं पर्सन टू पर्सन, और ये कुछ नया नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं वोकेशनल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि इसका अगर आज के टाइम पे इसमें वोकेशनल आज के टाइम पे या कहीं कभी भी वोकेशनल एजुकेशन के पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, तो मेजर अगर हम ऑब्जेक्टिव को डिवाइड करें तो ये 5 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। देखिए, वोकेशनल एजुकेशन किसी को प्रोवाइड की जाएगी
तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, स्किल डेवलप हो जाएगी किसी काम को करने की। जैसे मान के चलो हमने किसी बच्चे ने आईटीआई से उसे सर्टिफिकेट मिला, सर्टिफिकेट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड सर्टिफिकेट। किस में मिला है उसे, इलेक्ट्रीशियन में मिला है, सपोज इलेक्ट्रीशियन हो गया बच्चा। अब क्या होगा, स्किल मींस इसने इलेक्ट्रीशियन से जो भी इसके अंडर में जो इसको स्किल डेवलप होगी, काइंड ऑफ लाइक उसे वायरिंग करनी आ गई है घर पे, सपोज उसे मोटर और जनरेटर की और ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग करनी आ गई है, उसकी भी वायरिंग करनी आ गई है, या फिर उसको पैनल डिजाइन करना आ गया है, जो इलेक्ट्रिकल पैनल होते हैं। तो ये इसके अंदर हमने ये स्किल डेवलप करा दी है, ऑन जॉब ट्रेनिंग कराई गई, डिफरेंट डीएसटी और डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू। ये जब बच्चा निकला अपना 2 साल का प्रोग्राम करके इलेक्ट्रीशियन बना, तो ये इंडस्ट्री में जाएगा, इसको जॉब मिल जाएगी। इंडस्ट्री को ऐसे बच्चे की ज़रूरत है जो डायरेक्ट उससे ज़्यादा ट्रेनिंग ना करनी पड़े, ट्रेनिंग ना देनी पड़े, और हमारा काम कंप्लीट हो जाए। ट्रेनिंग जो भी इंडस्ट्री है वो कम रिसोर्सेज या कम इनपुट के आउटपुट ज़्यादा चाहती हैं। तो अगर बच्चा अच्छे से इलेक्ट्रीशियन के सारे वो कॉन्सेप्ट सीख के आया है तो उसे इजीली जॉब मिल जाएगी, इंडस्ट्री में जॉब मिल जाएगी, तो उसकी जो लाइवलीहुड जो कंसेप्ट है, जो उसकी रोजी रोटी, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो जब इस तरह से मिलेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगी तो आगे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश की जीडीपी बढ़ेगी। स्किल्ड लेबर है ना, तो जीडीपी बढ़ेगी। बाहर से भी एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है एफडीआई, वो भी आएगा, क्योंकि हमारे पास इजीली स्किल्ड लेबर है हमारे पास। तो जो ओवरऑल जीडीपी है देश की वो बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी। पर कैपिटा इंक्रीज होगी तो हम कह सकते हैं हैप्पीनेस सोसाइटी में इंक्रीज होगी, हार्मनी आएगी, सोशल एडजस्टमेंट होगा। मींस जब आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, देश का हो गया, इंडिविजुअल का हो गया, कम्युनिटी का हो गया, तो क्या होगा, सोशली एडजस्टमेंट होगा। वो जो गैप है, कौन सा गैप, इनइक्वालिटी वाला, वो डिक्रीज होगा। जब वो डिक्रीज होगा तो एक सोशल हार्मनी जनरेट होगी, सोशल हार्मनी जनरेट होगी। तो मींस वोकेशनल एजुकेशन से हमारे पूरे देश का निर्माण हो सकता है। इसको आप कोई ऐसे मत समझ लीजिए कि ये कोई बहुत ऐसे आईटीआई हल्के में मत लीजिए, कि अगर प्रॉपरली ये सही से इम्प्लीमेंट हो जाएं चीज़ें, जो भी गवर्नमेंट चाह रही है इस तरह से स्किल डेवलप हो जाएं बच्चे की, या ज़्यादा से ज़्यादा स्किल लेबर हमारे पास हमारे देश में हो। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ करीब 26 ईयर्स एवरेज एज है, मीन्स यंगेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री है हमारा इंडिया। तो इसको अगर हम स्किल कैपिटल बना लें, स्किल कैपिटल कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम इसको प्रॉपरली स्किल प्रोवाइड करा दें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को इफेक्टिवली स्किल डेवलप करा दें, तो उनके लिए क्या होगा, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी, जॉब इजीली अवेलेबल होंगी। अनएम्प्लॉयमेंट पूरे कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट जिससे आज वो जूझ रहा है वो कम हो सकता है। जब ये अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया और बेटर स्किल्ड लेबर हमारे यहाँ मिलेगी, तो उससे एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बहुत सारी कंपनीज हैं बाहर की, वो मैन्युफैक्चरिंग की हों, सर्विस की हों, तो वो सारी यहाँ के अपना यूनिट्स ओपन करेंगी, देश का जीडीपी बढ़ेगा। देश का जीडीपी बढ़ेगा तो वो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करेगा और उससे काफ़ी कुछ चेंज आएंगे, और सबसे बड़ा चेंज आएगा सोशल एडजस्टमेंट। अब जब एक बंदा जो कभी अनस्किल्ड था उसको 5K की जॉब मिल रही थी, और जब वो स्किल का हो गया तो उसे 20K की जॉब मिल रही है, और विद द एक्सपीरियंस वो इंक्रीज भी हो रही है, तो उसका सोशल स्टेटस, सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ेगा और ओवरऑल सोशल
हार्मनी भी बढ़ेगी। तो वोकेशनल एजुकेशन के ऑब्जेक्ट की बात करें तो यही मेजर 5 इसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया की जब हम बात करेंगे तो वैसे सब जानते हैं, बट ये जानना जरूरी है क्योंकि ये और थोड़ा डिटेल में जानना जरूरी है। हम स्कूल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा अर्ली एजुकेशन। जो आपका अर्ली एजुकेशन स्टार्ट होता है ये करीब 3 to 6 ईयर्स जो एज होती है बच्चे की, ये प्री स्कूल जिसे हम बोलते हैं, प्री स्कूलिंग, इसको बोलते हैं अर्ली एजुकेशन। जब हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं तो ये करीब 6 to 14 ईयर्स की बात होती है। 6 to 14 ईयर्स क्लास की अगर हम बात करें तो 1st to 8th क्लास तक ये कवर करता है प्राइमरी एजुकेशन। फिर हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं तो ये हमारा 9th and 10th मीन्स हाई स्कूल को कवर करता है। हायर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट एजुकेशन की हम बात करें तो ये आपका 11th and 12th को कवर करता है। इसको इंटरमीडिएट एजुकेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि 10th और यूनिवर्सिटी एंट्री के बीच की कहानी है इंटरमीडिएट, 11th and 12th। इसके ज़्यादातर जो कोर्सेज होते हैं 11th and 12th के, वो आगे जब बच्चा यूनिवर्सिटी में जाएगा उसके अलाइंड होते हैं। जैसे कि 11th में बच्चा आर्ट ले रहा है तो आगे वो बैचलर ऑफ आर्ट्स करने जाएगा। अगर बच्चा पीसीएम ले रहा है तो बच्चा बीएससी कर सकता है, बीटेक कर सकता है, इस तरह के कोर्सेज करता है। जब पीसीबी लेता है तो वो एमबीबीएस भी कर सकता है। काइंड ऑफ, आई थिंक यू आर गेटिंग दिस, वाई 11th and 12th इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट किसका इंटरमीडिएट? ये हाई स्कूल का और यूनिवर्सिटी के बीच का एक इंटरमीडिएट एजुकेशन है। इंटरमीडिएट में क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोग्राम्स हैं उनको यहाँ पे ट्रेन कर लेते हैं, उनको बेसिक प्रोवाइड करते हैं, जिससे यूनिवर्सिटी में जब बच्चा जाए तो उसको कुछ नया ना लगे। स्टार्टिंग में जब हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत टाइम तक 10th के बाद 10th तक ही स्कूलिंग होती थी और 10th के बाद डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में बच्चे चले जाते थे। तो उससे दिक्कतें आई, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ नए रिकमेंडेशंस दिए। उसके बाद 11th 12th इंट्रोड्यूस किया गया कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जब बच्चा 10th के बाद डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जा रहा था तो उसको बेसिक क्लियर नहीं हो रहे थे। अगर हम अपने फिलहाल के सिस्टम की बात करें, अभी हमारे यहाँ ये जनरल सिस्टम चलता है 10+2+3। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, वो क्या हुई हैं उनको हम डिटेल में आगे जानेंगे। पर फिलहाल ये 3 और 4 डिपेंड अपॉन द कोर्स कैसा है। जैसे बीटेक वालों के लिए 4 ईयर्स का हो जाता है, और जो नॉन प्रोफेशनल जो ग्रेजुएशंस जो होती हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, वो 3 ईयर्स का होता है। तो ये 10+2+3 ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए कंप्लीट सिस्टम है जो ग्रेजुएट होके जा रहा है। तो ये हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम की बात की हमने। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। देखिए एजुकेशन का कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है और उसका क्या क्या किस किस तरीके से उसका मेंशन है, हम ये सारी चीज़ें यहाँ जानेंगे। देखिए पॉलिटी आपने पढ़ी होगी, तो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े होंगे, डीपीएसपीस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये भी आपने पढ़े होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपने पढ़ी होंगी। तो अब हम ये पहले ये चेक करेंगे कि ये कहाँ कहाँ मेंशन है और इसका क्या रोल है। देखिए फंडामेंटल राइट्स कई सारे होते हैं, हमें उसी से मतलब है अभी यहाँ पे जो हमारा मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आर्टिकल
21A की हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 21A आया है मींस ये ओरिजिनल नहीं रहा होगा, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, कौन से नंबर का है, तो वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसके थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया आर्टिकल 21A को। राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट नहीं था, 2002 से पहले इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया 21A। तो ये क्या कहता है, ये है राइट टू एजुकेशन। अच्छा, ये जब आ गया तो उसके बाद चीज़ें, अब स्टेट ये क्या कहता है, अल्टीमेटली ये कहता क्या है, ये कहता है स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। मीन्स ये स्टेट को बाइंड करता है, फंडामेंटल राइट बाइंड करता है स्टेट को। क्या कहता है स्टेट से कि आपको 6 ईयर से लेके 14 ईयर ऑफ द जो बच्चा है उसको एजुकेशन देना, फ्री एजुकेशन देना, और कंपलसरी है ये देना, ये कहता है फंडामेंटल राइट। अगर इसको ये बाइंड कर रहा है तो स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो वो कैसे इंप्लीमेंट करेगा, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पार्लियामेंट पास करती है, और उसी में यही सब कहती है कि बच्चे को कैसे कैसे वो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, वो सारा डिटेल में उसमें। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द आर्टिकल 21 इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाई विच अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और कौन सा फिर उन्होंने एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, 2009 में पास किया, राइट टू एजुकेशन, जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। ये हमने बात की फंडामेंटल राइट की। आर्टिकल 21A बात करता है, एजुकेशन की बात करता है, जो कहता है राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, जो अगर कोई वायलेट करता है तो उस पर वो बाइंडिंग है, उस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। DPSP क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि स्टेट को क्या करना चाहिए, स्टेट उसको करने में बाइंड नहीं है, उसको ये करना चाहिए। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, स्टेट को क्या अपने पॉलिसी बनाते टाइम इन प्रिंसिपल्स को यूज करना है, उसका मतलब ये है। तो उसी में अगर हम आर्टिकल 45 की बात करेंगे तो आर्टिकल 45 भी क्या कहता है, देखिए ये तो बाइंडिंग हो गया, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना बाइंडिंग हो गया, बट अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन अभी बाइंडिंग नहीं है। तो ये कहता है कि इसको भी करे, वो कौन सी, अर्ली एजुकेशन की बात हो रही है। अर्ली एजुकेशन जो हमने अभी देखी, प्री स्कूलिंग की जो बात हुई, 3 to 6 ईयर्स वाली जो बात हो रही है, ये स्टेट को बोला गया है, स्टेट को बोला गया है कि अब 3 से 6 ईयर की जो फ्री एजुकेशन कंपलसरी करके आइए, करिए, बट ये बाइंडिंग नहीं है क्योंकि ये DPSP है। अगर ये फंडामेंटल राइट होता तो बाइंडिंग होता। तो आपने देखा होगा जो आपके प्राइमरी स्कूल्स होते हैं रिमोटली जो विलेजेस में होते हैं, वहाँ पे क्लासेस फर्स्ट से स्टार्ट होती हैं, तो फर्स्ट से लेके बच्चे को 8th तक पढ़ाना ये स्टेट को बाइंडिंग है, बट बच्चे को प्री स्कूलिंग देना ये बाइंडिंग नहीं है। बट स्टेट से बोला गया है ये बात कि जहां तक हो सके आप ट्राई करिए कि अर्ली एजुकेशन को प्रोवाइड कराइए, 3 to 6 ईयर, उसकी चाइल्ड केयर भी करिए, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन की भी बात करिए, और उसको एजुकेशन भी देने की कोशिश करिए। आगे फंडामेंटल ड्यूटीज में देखिए, ये तो ये एक तरह से ड्यूटी ही है। ये किसकी ड्यूटी है, बट स्टेट की ड्यूटी है। और ये किसकी ड्यूटी है, ये एक सिटीजन की ड्यूटी है। अब ये तो हमने स्टेट से बोला है कि स्टेट क्या करे, स्टेट अपने बच्चों को जो 3 से 6 ईयर्स वाले एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको अर्ली एजुकेशन प्रोवाइड करे, उनकी केयर प्रोवाइड करे, आर्टिकल 45 ये कहता है। बट फंडामेंटल ड्यूटीज की जब हम बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 51A।
एक क्यों है? क्योंकि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनको इंट्रोड्यूस किया गया और इनको माना गया कि सिटीजन के कुछ ड्यूटीज़ होनी चाहिए करने के लिए। ये भी वायलेट करेगा तो ऐसे कुछ लीगली कुछ बाइंडिंग नहीं है, बट ये स्टेट एक्सपेक्ट करता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स आप हमारे लिए बाइंडिंग है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके लिए बाइंडिंग है। तो सिटीजन की ये ड्यूटी है। अब क्या है, इस एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर अपने बच्चे को पिताजी माताजी भेजेंगे ही नहीं तो उसको एजुकेशन कैसे मिल जाएगी? तो ये ड्यूटी हो जाती है, किसकी ड्यूटी हो जाती है? ये ड्यूटी हो जाती है एवरी पेरेंट की, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू हिज और हर चाइल्ड एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। अगर स्टेट क्या कर रहा है? देखिए, स्टेट दे रहा है आपको 6 से 14 ईयर्स कंपलसरी एजुकेशन दे रहा है, तो वो पॉसिबल कब हो पाएगी? जब आपको फंडामेंटल ड्यूटी करनी पड़ेगी। अगर आप पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स की ये कंपलसरी ड्यूटी है कि उसको अपॉर्चुनिटी दें, बच्चे को अपॉर्चुनिटी दें। क्या अपॉर्चुनिटी दें? कि वो स्कूल जाए। किस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं? 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप की बात हो रही है कि ये इनसे कह रहा है पेरेंट्स जब इसको यहाँ से भेजेंगे स्कूल, तभी तो स्टेट उनको एजुकेशन दे पाएगा, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको तभी तो दे पाएगा। तो फंडामेंटल ड्यूटी है ये सिटीजन की, कि सिटीजन क्या कर रहे हैं, मतलब पेरेंट्स अपने बच्चे को उधर भेजें, जिससे कि जो फंडामेंटल राइट है जो प्रॉपरली उसका यूटिलाइजेशन हो सके। आगे हम बात करें कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए, कॉन्करेंट लिस्ट और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट की जब हम बात करेंगे तो पॉलिटी में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो सिस्टम चलता है इंडिया में, हम फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं। फेडरल सिस्टम अगर हम फॉलो करते हैं तो उसमें दो चीज़ें हैं, दो तरीके से देश चलता है। एक सेंटर गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंटर ओवरऑल पूरे देश को देख रहा है और स्टेट कुछ रीजनल स्टेट्स को बात कर रहा है, कुछ रीजन को देख रहा है। तो इनमें आपस में कन्फ्लिक्ट ना हो, किस सब्जेक्ट को कौन करे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा प्रोविजन है, आर्टिकल 246 में ये बातें मेंशन हैं। आर्टिकल 246 कह लीजिए या फिर शेड्यूल 7 कह लीजिए, एक शेड्यूल बना हुआ है, शेड्यूल 7 में वो लिस्ट दी हुई है। उसमें क्या कहा गया है कि 3 तरह की लिस्ट हैं। एक आपने सेंटर के लिए लिस्ट बना दी है, सेंटर के लिए लिस्ट बना दी जिसपे सेंटर लॉ बना सकता है। एक आपने स्टेट के लिए लिस्ट बना दी है जिसपे स्टेट लॉ बना सकता है, और एक आपने कॉन्करेंट कर दिया है जिसमें दोनों लॉ बना सकते हैं। सेंटर एंड स्टेट बोथ कैन मेक लॉज। अब कॉन्करेंट लिस्ट यही है कि इसमें सेंटर और स्टेट, अब एजुकेशन आज के टाइम पे एजुकेशन की हम बात करें तो कॉन्करेंट लिस्ट में है। पर क्या ये पार्लियामेंट जब इनेक्ट हुआ, जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या तब भी ऐसा था? नहीं। एजुकेशन जब आफ्टर इंडिपेंडेंस या फिर जब हम करें 1950s की बात करें, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ, उस टाइम पे एजुकेशन स्टेट का पार्ट हुआ करता था, स्टेट के सब्जेक्ट में होता था, स्टेट लिस्ट में था। बट आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये आया, इसमें 5 स्टेट की सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए, जिनमें से एजुकेशन एक था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एजुकेशन, इसीलिए जो आपकी वोकेशनल एजुकेशन का पार्ट ही है, तो वोकेशनल एजुकेशन कोई पूछ ले या एजुकेशन पूछ ले, अभी फिलहाल के टाइम पे कॉन्करेंट लिस्ट में है। बट एट द टाइम ऑफ इनेक्ट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ या इन्फोर्स हुआ, उस टाइम पे ये हमारा जो एजुकेशन था स्टेट लिस्ट में हुआ करता था। स्टेट कैन मेक ओनली लॉस। बट जब 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसमें ये प्रोविजन रखा कि जो 5 स्टेट के जो लिस्ट थी सब्जेक्ट्स थे, उनको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। तो एजुकेशन भी उनमें से एक था। तो आज के टाइम पे अगर प्रेजेंट कंडीशन की हम बात करें तो एजुकेशन इज द कॉन्करेंट सब्जेक्ट, जिसपे आप सेंटर भी लॉ बना सकता है, स्टेट भी लॉ बना सकता है, क्योंकि एजुकेशन एक सोशल डेवलपमेंट की बात करता है। अकेला अगर हम स्टेट पे छोड़ दें ये चीज़ें, तो स्टेट
के पास इतनी फंडिंग नहीं होती है कि वो प्रॉपरली इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो इसीलिए ये सेंटर के लिए भी डाल दिया, सेंटर के पास जो बजट है काफ़ी ज़्यादा होता है तो वो इजीली उसको फंडिंग कर सकता है। आगे हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। तो यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। देखिए, एवोल्यूशन की बात करेंगे, मॉडर्न एजुकेशन की बात करें तो वोकेशनल एजुकेशन की भी बात साथ साथ में करेंगे, क्योंकि जैसे ज़रूरत पड़ी, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, एजुकेशन की बात कर रहे थे, सपोज सिंपल ग्रेजुएशन की बात कर रहे थे, स्कूलिंग की बात कर रहे थे, पर उसी के टाइम उनको रियलाइज़ हुआ पॉलिसी मेकर्स को कि वोकेशनल एजुकेशन को भी इसमें पार्ट में इंक्लूड करना चाहिए। तो टाइम के आते आते उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन को भी इंक्लूड किया। तो वोकेशनल एजुकेशन को जब उन्होंने इंक्लूड किया है तो बीच बीच में ही ये चीज़ें आएंगी, जब हम डिफरेंट रिपोर्ट्स, डिफरेंट कमीशंस और डिफरेंट कमेटीज़ की डिटेल में जाएंगे तो वोकेशनल एजुकेशन को कहीं ना कहीं वो उसको डिस्क्राइब किया है उन्होंने, उनको अपने पार्ट में, अपने सिस्टम में रखने की बात कही है। तो हम उसको ओवरऑल सिस्टम को देखेंगे और फिर उनमें ये देखेंगे कि वोकेशनल एजुकेशन की बात क्या कर रहा है। ओवरऑल सिस्टम एजुकेशन देखना जरूरी है, जिससे कि वो चीज़ की क्लियरिटी हो पाए कि क्यों जरूरत पड़ी वोकेशनल एजुकेशन की। अदरवाइज सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो हम वो एक सीक्वेंस है, जो फ्लो है, वो नहीं समझ पाएंगे। तो हमें वो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का जो एवोल्यूशन हुआ है वो भी समझना पड़ेगा। आगे हम पहले पढ़ते हैं कि ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द यूथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज were not able to get decent employment through generation education in the absence of any proper institutional mechanism to provide vocational education and training to them। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ थे, जो कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, रूरल अर्बन एरियाज से बिलोंग कर रहे थे, उन्हें प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, डिसेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही थी। किसके थ्रू? जनरेशन एजुकेशन जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा था एजुकेशन, उसके थ्रू नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि एब्सेंस ऑफ एनी प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हमारे पास नहीं था। हेंस मैनी सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन कौन देगा? डिफरेंट कमीशन, डिफरेंट कमेटी रिकमेंडेशन देती हैं, वर टू मेड ड्यूरिंग प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड्स में इन्होंने बहुत सारे कमीशंस और कमेटीज ने अपनी रिकमेंडेशंस दी कि भाई ये चीज़ ऐड करिए। जो जनरेशन एजुकेशन चलती आ रही है, जो जनरल एजुकेशन चलती आ रही है, उससे काम नहीं बन रहा है, उससे डिसेंट जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट्स नहीं क्रिएट हो रही हैं, नहीं। तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट रिकमेंडेशंस दी, उससे आगे इसका एवोल्यूशन हुआ। तो स्टडी ऑफ विच गिव्स ए क्लियर पर्सपेक्टिव फॉर वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन का जो एवोल्यूशन हुआ है उसको अगर समझना है तो पहले पूरा सिस्टम समझ लिए। जनरल एजुकेशन जैसे कैसे चलती थी उसको समझिए, वो और उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें रूरल और अर्बन एरियाज के चिल्ड्रन एंड यूथ ने फेस करी, उनको समझिए। अब वो क्यों हुई? क्योंकि उस टाइम पे वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं था। अगर वो मैकेनिज्म नहीं था तो उसके बाद कुछ कमेटीज़ का गठन हुआ, कुछ स्टेब्लिश हुई कमेटीज़, और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी कि आप अगर ऐसे ऐसे चलेंगे तो काम बन जाएगा। ये प्री इंडिपेंडेंस में भी हुआ, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी हुआ। अब वो कैसे हुआ और उससे हमें आगे चीज़ें एकदम क्लियर होंगी कि कैसे कैसे ये चीज़ें चली। हम आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम। तो मॉडर्न एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस टाइम, तो जो इवोल्यूशन हुआ है कि हमारे यहाँ जो मॉडर्न एजुकेशन है प्री इंडिपेंडेंस टाइम कैसे कैसे हुआ है। तो आप देखिए कि इसमें द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इंट्रोड्यूस अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स फॉर द फॉलोइंग पर्पजेस। क्या क्या पर्पज थे? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज था, इकोनॉमिक पर्पज था, पॉलिटिकल पर्पज था एंड कल्चरल पर्पज था। मींस वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, अगर यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन का डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स के टाइम पे या ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम्स पे हुआ तो उनका मोटिव सोशल डेवलपमेंट नहीं था,
एजुकेशन का मेन मोटिव सोशल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट उनका नहीं था, वो पर्सनल इंटरेस्ट पे कर रहे थे। तो वो कैसे समझेंगे इस चीज को कि वो पर्सनल इंटरेस्ट पे कर रहे थे? उनका एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके एम्प्लॉयज यहाँ पे इन स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्लासी का जो वॉर होता, प्लासी बैटल जो 1857 में होता है, फिर बक्सर 1862 में होता है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक कॉमर्शियल कंपनी नहीं रही थी, वो एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करने लगी थी। वो एक बंगाल वाले रीजन में प्रॉपर उनका राज चल रहा था, प्रॉपर उनका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन जब वो चला रहे हैं वहाँ पे, तो कहाँ से रहे हैं ये बंदे? एडमिनिस्ट्रेटर जो आ रहे हैं उनके, वो बंदे इंग्लैंड से आ रहे हैं। उनको यहाँ की लोकल लैंग्वेज, जो हमारे यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं पता है, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? लोकल लैंग्वेज बैरियर हो रहा था उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उनको स्टडी करनी थी। तो उन स्टडी करने के लिए उन्होंने क्या करे? उन्होंने अपने लिए स्टडी करने के लिए स्कूल्स खोले या मदरसा ओपन किए। मदरसा और स्कूल्स जो कुछ ओपन किए हैं, आगे डिटेल में देखेंगे कहाँ कहाँ किए। तो किस लिए कर रहे थे? अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसकी जो काम है वो इजीली हो सके, इसके लिए कर रहे थे। लोकल लैंग्वेज बैरियर हो रही थी, तो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन सही से चल सके, उसके लिए स्कूल और मदरसा। तो एजुकेशन का डेवलपमेंट तो हुआ, बट अपने पर्सनल गेन के लिए हो रहा है, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन उनका सही से काम कर सके। इकोनॉमिक की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक गेन उनका क्या था, इसमें क्या अपना सेल्फ इंटरेस्ट था? तो देखिए, अगर यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन का वो प्रोवाइड कर रहे थे, इंग्लिश एजुकेशन की उन्होंने बात की थी, इंट्रोड्यूस की थी, तो उसका क्यों कर रहे थे वो? अगर हम इस टाइम की बात करें तो इंग्लैंड में ऑलरेडी क्या हो चुका था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि इनको रॉ मटेरियल चाहिए, एक तरफ से रॉ मटेरियल आएगा, यहाँ पे स्किल्ड लेबर होगी और वो क्या बनाएगी? फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएगी, फिनिश्ड गुड्स बनाएगी, और उनको मार्केट चाहिए। तो अगर हम ये ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले की बात करें तो इंडिया वाज प्लेंटी गुड मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट्स और गुड्स, बट ये इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ने क्या किया कि यहाँ के जो टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चल रही थी वो सब डिस्ट्रॉय कर दी। तो एक टाइम पे जहाँ इंडिया एक क्या था? मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, बाद में इन्होंने इंडिया को क्या बना दिया? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ व्हाट? इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अभी तक इनसे आने से पहले क्या हो रहा था? यहाँ रॉ मटेरियल था, उस रॉ मटेरियल से यहाँ के जो स्किल्ड लेबर थी, जो स्किल्ड पर्सन थे, वो अपना एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते थे और उसको इंडिया में भी बेचते थे और अब्रॉड भी बेचते थे। बट इनके आने के बाद सिस्टम उल्टा हो गया, क्योंकि यहाँ पे मशीन, ये सारा काम हैंडमेड था, मीन्स ज़्यादातर काम इनफॉर्मल तरीके से हो रहा था, मशीन यूज नहीं हो रही थी। अब क्योंकि इंग्लैंड में आ गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, तो वहाँ पे मशीन्स हो गई। अब उन्हें मास में, बल्क में प्रोडक्ट बन सकते हैं, इन्हें रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, इन्हें मार्केट की जरूरत पड़ेगी इन्हें बेचने के लिए। तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? जो इनकी कॉलोनी होंगी आसानी से वहाँ से आ जाएगा। तो इन्होंने इंग्लिश का वहाँ पे प्रोवाइड इसलिए की कि प्रॉपर जो रॉ मटेरियल आसानी से आ सके, लोगों से कम्युनिकेशन हो सके, फिनिश्ड गुड्स को सही से अपने लोगों के थ्रू इसको वो कन्वे कर सकें, मार्केट तक पहुँचा सकें। और या फिर स्किल्ड अगर लेबर की जरूरत पड़े, उनको स्किल्ड करके इधर ले आओ, इंग्लिश नहीं आएगी तो कैसे काम करेंगे? तो अल्टीमेटली इनका इकोनॉमिक बेनिफिट था। अगर इंग्लिश एजुकेशन को प्रोवाइड करने की बात हो रही थी तो वो उनसे इनका खुद ही फायदा, अपने फायदे के लिए कर रहे थे। ऐसे अगर हम पॉलिटिकल की बात करें तो यहाँ भी अगर हम इंग्लिश एजुकेशन की अगर हम बात करें, इंग्लिश एजुकेशन के बढ़ने से क्या हो रहा था? इंग्लिश एजुकेशन बढ़ी तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या रूलर्स और जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स मतलब हमारे इंडियंस हैं, उनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। इंग्लिश आ गई, दोनों में कम्युनिकेशन होगी तो स्टेबिलिटी आएगी। किस में स्टेबिलिटी आएगी? स्टेबिलिटी आएगी इनके
जो शासन करने में राज, इनका जो राज चल रहा है उसमें स्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ भी इंग्लिश एजुकेशन के बढ़ने से रूलर्स में और सब्जेक्ट्स में एक बॉन्ड स्थापित हो रहा था, उस बॉन्ड के बाद एक स्टेबिलिटी आ रही थी सिस्टम में, तो यहाँ भी इनका बेनिफिट दिख रहा था। कल्चरल इनको क्या फायदा हो रहा था, यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो होते हैं इनके, जो इनके धर्म को फैलाने थे, क्रिश्चियन को फैलाने वाले जो लोग थे, उनको अपना धर्म फैलाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने एजुकेशन डेवलप करनी पड़ेगी। इंग्लिश जब तक नहीं आएगी तब तक वो उनके सिस्टम्स को कैसे समझेंगे। तो इंग्लिश आप देखिए आज के टाइम पे भी जितने भी मिशनरी स्कूल्स हैं बहुत अच्छी इंग्लिश वहाँ पे रहती है, तो ये तभी के डेवलप किए हुए हैं। ज़्यादातर स्कूल्स जो अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं उन्होंने यहाँ के स्कूल्स खोले और उनसे एजुकेशन इम्पार्ट की, इंग्लिश में एजुकेशन इम्पार्ट की, और अल्टीमेट टारगेट इनका क्या था, ये चाहते थे धर्म परिवर्तन। और धर्म परिवर्तन तभी हो पाएगा जब प्रॉपर कन्वे हो चीज़ उनकी, तो इंग्लिश एजुकेशन। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे यहाँ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है तो वो जो ब्रिटिशर्स ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया है तो वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किया था। वो अलग बात है कि ये हमारे यहाँ जो इसका डेवलपमेंट हुआ, फिर आगे चल के वही लोग एक नेशनलिस्ट मूवमेंट का कारण बने और सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट हो गया। 1857 के बाद चीज़ें जब कांग्रेस आई और कांग्रेस के साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े जो वेल एजुकेटेड थे, वेस्टर्न एजुकेशन से जिनका नाता था, तो उन्होंने आवाज़ उठाई और हमारा देश आगे चल के काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद आज़ाद भी हुआ। पर उनका ये मोटिव नहीं था, उनका एजुकेशन सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए था। अदरवाइज सोशल डेवलपमेंट की बात करती है एजुकेशन, पर उनका कहीं ऐसा कुछ नहीं था, उनका सिर्फ ये 4 मोटिव थे। तो आगे हम ये इवोल्यूशन देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि देखिए 2 बातें हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहा और फिर क्राउन रूल आ गया 1857 के बाद, तो उसमें क्या चेंजेस आए और उससे पहले क्या चेंजेस जब ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट रूल कर रही थी। और 1857 का जो रिवोल्यूशन होता है उसके बाद पार्लियामेंट या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट उसे डायरेक्ट टेक ओवर कर लेती है, तो क्राउन रूल आ जाता है। तो उसके बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस आए और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या चेंजेस आए, ये सारे चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में के लिए इतना ही। और मैं आपको थोड़ा ये इन्फॉर्म करना चाह रहा था कि मैंने आपको बताया कि वोकेशनल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट मैं सिस्टम का पार्ट हूँ, तो थोड़ा लेक्चर डिलीवर में थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस रखिए। मैं आपको अश्योर कराता हूँ कि 15 जून तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। Right now I am little busy. Within the next 1 or 2 week I will be very much free and I will provide you daily lectures of 1 to 2 hours. With that lectures we will not cover only theory, we will cover all the questions also. So I am little busy right now. I will assure you that I am with the TCP and we will not demoralize you or will not break the trust. तो आप विश्वास रखिए, आप ज्वाइन करिए टीसीपी और इस जॉब को अचीव करिए। हम इसी उसके साथ आज का लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।